अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब और इनकी आल के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, आमीन आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के इख्तियारात के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। सिंध हुकूमत और असेंबली के एग्जीक्यूटिव पावर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। सिंध की तकसीम की बात करने वाले सिर्फ सिंध के नहीं पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। दूसरे मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए सिंध का इस्तेमाल किया जाता है। वजीर आला सिंध ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि वफाक से कोई मुआहदा नहीं हुआ, कमेटी बनी नहीं, सिर्फ बात हुई है। 3 जमातों के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वफाक के साथ काम करने को तैयार हैं, बल्कि हम तो यही चाहते हैं। ये बड़ी बातें चली जी, पता नहीं तीनों जमातें हो गई, ये हो गया वो हो गया। जमातें एग्जीक्यूटिव रोल में पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, एग्जीक्यूटिव रोल हुकूमतों का काम है। लेकिन ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है, कमिटीज बनने की बात हुई है, जैसे आपने लोगों ने बना भी दी, असाइन भी कर दी। उनका कहना था कि शहरियों की तवज्जो हटाने के लिए कराची को निशाने पर रखा जाता है। कुछ लोग अपनी कमअक्ली में ये बातें कर जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी सूबे की असेंबली की एग्जीक्यूटिव पावर शेयर नहीं होगी। जिसके दिमाग में ये खन्नास, फितूर या भूसा भरा है, निकाल ले। कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव, एज इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द सिंध असेंबली, मैं आपको बड़ा क्लियरली कहता हूं, जिसके दिमाग में ये खुनस कहते हैं, क्या कहते हैं, खनास है, जो भी फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। वजीर आला मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कराची में होने वाली बारिशों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत से जब हमें कम पैसे मिलेंगे तो हम यहाँ खुद से उस कमी को कैसे पूरा करेंगे। वफाक को अपने मसाइल हल करने का भी मशवरा दे दिया। पिछले साल 835 अरब रुपए कहा गया था दिए जाएंगे और 600 अरब के करीब दिए गए, 600 से भी कम, 589 बिलियन है, कितना है, 245 अरब जब वादा किया गया उससे कम दिए गए, इसलिए कि आप कलेक्शन नहीं कर सके। अगर 2 साल तक एफपीआर 0% ग्रोथ पे है, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है, उनको तो सुधारो। उस एफपीआर के टारगेट पूरा करने के लिए आप सिंध हुकूमत से मदद लेते हो। उन्होंने मजीद कहा कि नुकसानात में कमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाब हिकमत अमली की वजह से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया कि पूरा खानदान भी गिरफ्तार कर ले, 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। जाली और कठपुतली हुकूमत नहीं चल सकती। हुकूमत आसिफ अली जरदारी से इतना डरती है कि पेशी पर सारी पुलिस बुला ली जाती है। हमारे वकला और कारकुनों को अदालत आने से रोका गया। जमहूरियत नहीं चलेगा, ये कठपुतली जमहूरियत नहीं चलेगा। अगर आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। हम 18वीं तरमीम पे, 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। इंसानी हकूक पे, जमहूरी हकूक पे और इस मुल्क के गरीब अवाम के मुआशी हकूक पे आंच नहीं आने देंगे। आप करें जो आपने करना है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत को अदालतों के सवालात चुभ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने मुल्की खजाने से अपनी जेबें भरी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर इत्तलात का कहना था कि सिंध के आका बने जरदारी खानदान के सपूत के मुंह से इंसानी हकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध को पत्थर के दौर में धकेलने वाली पीपल्स पार्टी आज वजीर आजम इमरान खान की क़यादत पर उंगली उठा रही है। उनका कहना था कि IPPs को पाकिस्तान पर मुसल्लत करके महंगी बिजली से अरबों रुपए कमाए गए। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में बिजली के नए रेट्स तय होने से सालाना 400 अरब की बचत होगी। वजीर आजम इमरान खान नेक नियति और ईमानदारी के साथ मुल्की खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी को 9 सितंबर को फिर तलब कर लिया। साबिक सदर और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
लगा। तोशा खाना रेफरेंस आसिफ जरदारी पेश, 9 सितंबर को फिर तलब, फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत पर पेश हुए। साबिक सदर ने रोस्ट्रम पर आकर हाजिरी लगाई। कोरोना से बचाव के लिए आसिफ जरदारी ने फेस मास्क और शील्ड लगा रखी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो भी आसिफ जरदारी के हमरा थे। अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी को 9 सितंबर को फिर तलब कर दिया। साबिक सदर और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया। साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि हम 7 नाकों से गुजरकर अदालत पहुंचे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने वकला और मुल्जमान को अदालत में दाखिले से भी रोका। उन्होंने सवाल भी किया कि आसिफ जरदारी बीमार हैं, अगर कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार है। नवाज शरीफ की जमानत पर हैं या मफरूर, अदालत ने साबिक वजीर आजम की बैरून मुल्क रवानगी से मुतल्लिक सवालात उठा दिए। तोशा खाना रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्जिम इश्तिहारी हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना रेफरेंस में मफरूर करार देने के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेर अल्तवा हैं। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है, क्या नवाज शरीफ की वो जमानत खत्म हो चुकी है। नुमाइंदा नवाज शरीफ ने अदालत को बताया जमानत कायम है। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, अभी ऑर्डर कॉपी मौजूद नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्जिम इश्तिहारी हो चुका है। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्जिम इश्तिहारी हो चुका है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दी गई जमानत गैर मौसर हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून ने बताया कि हमने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उन्होंने बताया कि हमने अदालत को बता दिया है कि हाई कोर्ट के फैसले तक नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, जिस पर अदालत ने हमारी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जहांगीर जदून का कहना था कि अदालत ने 25 अगस्त तक तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है। मेरा दामन साफ है, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुरआज़म, कहा वजीर आजम का एतमाद हासिल है, नैब के तमाम सवालात का जवाब देंगे। मजीद कहा, मरबूत ताउन और हिकमत अमली से कोरोना में कमी आई है, मुल्की मईशत बहाल हुई और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। ताजर बरादरी के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराती। इंडस्ट्रीज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसके रूल्स हमने बनाए हैं, उसके लिए हम प्रोसेस में हैं, काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन के अंदर हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये बहुत ज़रूरी है और इसकी तरफ हमें जाना है और इसके बगैर गुजारा नहीं है। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, पिछले दिनों भी मैंने मीटिंग की थी, तो मुझे बता रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। स्पेशली जो सीड के हवाले से हमें इस पर कुछ करना होगा और इसके अलावा अब चारा नहीं है, अब गुजारा नहीं होगा इस तरह से रिवायती तरीकों से, क्योंकि रिसर्च की तरफ तो कभी तवज्जो नहीं दी गई, कभी फंड ही नहीं दिए गए उनको। ये पहली दफा हमने उनको फंड दिए हैं और उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो रिसर्च के इदारे हैं वो भी एक्टिव हों और कुछ करके दिखाएं। एक ही दिन में खिलाड़ी और लीगी नैब में पेश हुए। शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के केस में साबिक सेक्रेटरी टू वजीर आला राहील सिद्दीकी स्पोर्ट बोर्ड में बेज़ाब्तियों के मामले की तहकीकात के लिए हनीफ अब्बासी पहुंचे। गैर कानूनी अलाटमेंट के 2 मुख्तलिफ केसेस में मोहसिन लतीफ और गजनफर अब्बास छीना भी पेश हो गए। नबील नकवी रिपोर्ट करेंगे। नैब लाहौर में आज इंतहाई अहम पेशियों का तांता बंधा रहा। नैब में वजीर आला पंजाब के खिलाफ 2 वादा माफ गवाह राहिल अहमद सिद्दीकी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला पंजाब और साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल पेश हुए, जबकि सीईओ यूनिकॉर्न प्रेस्टीज ग्रुप जमील अब्बास नकवी निजी होटल के लिए हासिल करदा लाइसेंस लेकर पेश हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी भी स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में पेश हुए और नैब की जानिब से पूछे गए तमाम सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर उनका कहना था कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, तमाम सवालात के जवाब दूंगा। अब्बासी साहब, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फेस करेंगे अल्लाह ने कहा। नैब में आज तीसरी बड़ी और अहम पेशी गजनफर अब्बास छीना की हुई, जिनको नैब की जानिब से भक्कर में गैर कानूनी अराजी अलाटमेंट केस में बुलाया गया था। इन पेशियों के अलावा लीगी रहनुमा मोहसिन लतीफ और माजिद जहूर भी मुख्तलिफ केसेस में नैब के रूबरू पेश हुए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज लाहौर। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट का लदम करार दे दी। अदालत ने मुतल्लिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक आजादाना नई तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट का लदम करार देते हुए चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतालिक आजादाना नई तहकीकात के ऑर्डर जारी किए हैं। अदालत ने अपने अहकामात में कहा कि नैब, FIA, FPR और दीगर इदारे चीनी की किल्लत से मुतालिक आजादाना और कानून के मुताबिक तहकीकात करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान काशिफ अराचा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से हर पाकिस्तानी मुतासर हुआ है। तहकीकात शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ नहीं थी। चीनी की किल्लत की वजूहात जानने के लिए की गई। कमीशन की रिपोर्ट में चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे का पता लगाया गया है। शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट को 20 से ज्यादा शुगर मिल्स मालिकान ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। जस्टिस के आगा और जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। चीनी की कीमत ने शहरियों के मुंह का जायका कड़वा कर दिया। मुल्क में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड बुलंद सतह पर पहुंच गई। कीमत सेंचुरी लाइन अबूर कर गई। कीमतें कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क में चीनी 110 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। वफाकी अदारा शुमारियात ने मुल्क में चीनी की कीमतों से मुतल्लिक तफसीलात जारी कर दी। पिशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 110 रुपए तक पहुँच गई। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, हैदराबाद, रावलपिंडी की निस्बत पिशावर में चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी है। सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान और सक्खर की निस्बत पिशावर में चीनी 15 रुपए फी किलो तक महंगी है। अदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 95 रुपए 67 पैसे फी किलो तक है। 1 किलो चीनी की कीमत कम से कम 92 जबकि ज्यादा से ज्यादा 110 रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में खाने पीने की 15 चीजों की कीमतों में इजाफा और 13 चीजों की कीमतों में कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज डॉलर और सोने की कीमतें बढ़ गए। इंटर बैंक में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर 23 पैसे महंगा हो गया, जबकि सोने की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ है। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटरबैंक में पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में डॉलर 168.16 रुपए का हो गया। गुज़श्ता हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 18 पैसे का इजाफा हुआ था। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन ने कहा था कि इंटरबैंक में डॉलर 167.46 रुपए से बढ़कर 167.64 रुपए पर बंद हुआ। इधर आलमी बाजार में फी ऑन सोने की कीमत में $8 जबकि मकामी सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ। बैनुल अक़वामी बिलियन मार्केट में सोने की फी ऑन्स कीमत में $8 का इजाफा हुआ और आलमी बाजार में सोने की फी ऑन्स कीमत $1953 पर पहुंच गई है, जिसके बाद मुल्की सराफा मार्केटों में भी कारोबार हफ्ते के पहले रोज सोने की फी तोला और 10 ग्राम कीमत में 200 रुपए का इजाफा हो गया। मुल्क की मुख्तलिफ सराफा मार्केटों में सोने की कीमत 1,19,700 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत इजाफे के बाद 1,02,623 रुपए पर पहुंच गई। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं पावर सेक्टर के मसाइल विरसे में मिले। पावर सेक्टर से मुतालिक साबका हुकूमतों की गलत पॉलिसियों को ठीक करना है। इस्लाहात के लिए मजीद 3 हफ्ते दरकार हैं। रिफॉर्म से गर्दिशी कर्जों में कमी लाने में मदद मिलेगी। ये जो हम लोग रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, इसके साथ होगा क्या कि जो सर्कुलर डेट है, जो गर्दशी कर्जा है, उसके बहाव में हम लोग कमी लाएंगे इन्हीं रिफॉर्म्स के जरिए। और ये पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया, उन्होंने कोशिश तक नहीं की। पावर सेक्टर का रिफॉर्म और यहां पे हमारा जो सार्फिन तक बिजली का जो हमारी जो तरसीली निज़ाम है उसको बेहतर करना, कंपेटिटिव बनाना, अगले सालों में ला के उसके साथ फायदा क्या होगा कि हमारी सनत जो है उसको फायदा हो। क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त हम लोग महसूस करते हैं कि एनर्जी सेक्टर साबका हुकूमतों की गलत पॉलिसीज की वजह से, साबका हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से जो पावर सेक्टर और गैस का सेक्टर है उसको हमने ठीक करना है कि हमारी इंडस्ट्री फले फूले, हमारी ज़राई शोबा जो है वो फले फूले। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स एक बार फिर धंधाने लगे। शहरियों को दिन दहाड़े लूटने लगे। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है।
نہ گرفتاری کا ڈر اور نہ ہی موت کا خوف. کراچی میں اسٹریٹ کرمنل بے لگام ہو گئے. جب چاہیں جہاں چاہیں جسے چاہیں بآسانی کارروائی کر کے فرار ہونے لگے. شہریوں کی جان محفوظ ہے نہ مال. زندگی خوف میں جکڑ گئی لیکن پولیس کچھ نہ کر سکی. شہری اسٹریٹ کرمنل کے ہاتھوں دن دہاڑے اپنی زندگیوں اور قیمتی سامان سے محروم ہونے لگے. سیوریج کی گندگی اور جوہر والے مقامات پر بھی ڈکیتی اور وارداتیں عام ہونے لگیں. سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے اور ملزمان کے چہرے واضح ہونے کے باوجود پولیس ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں تاحال ناکام ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. شہر قائد میں حالیہ بارشوں کے دوران جہاں شہر کی سڑکیں گلیاں پانی جمع ہو گیا ہے تو وہیں پر پلے گراؤنڈز اور عیدگاہ کی جگہیں بھی پانی سے بھری ہوئی ہیں، جس کا اندازہ شاہ فیصل کالونی کا عیدگاہ گراؤنڈ سے لگایا جا سکتا ہے. کراچی میں انتظامیہ کی ناکامی اور ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت. شاہ فیصل کالونی کا گراؤنڈ بارشوں کے بعد بھی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. گراؤنڈ میں بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے نماز عید بھی نہیں ہو سکی، جبکہ نوجوانوں کی کھیل کی سرگرمیاں بھی معطل ہیں. علاقہ مکینوں کے مطابق انتظامیہ کے ناقص انتظامات کا خمیازہ عوام بھگتنے پر مجبور ہیں. یہ ایسے ہی پڑا بس مہینوں ہو جاتے ہیں، پورا سال ہی ہو جائے گا، دیکھ لینا بیت جائے گا، رمضان آ جائے گا، یعنی ایسے ہی ہوگا. بزرگ شہریوں کے مطابق انتظامیہ عوامی مسائل حل کرنا ہی نہیں چاہتی. یہ سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اب کیا کریں، بڑے ذمہ دار جو ہے وہ کر نہیں رہے اپنی ذمہ داری پوری. انتظامیہ ٹاؤن میں بیٹھی ہوئی ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت جاری ہے. قابض فوج نے بارہمولہ میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے. بھارتی فوجیوں نے بارہمولہ میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا. 2 نوجوانوں کو سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کیا گیا. تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. 5ویں روز بھی میچ بارش کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا. 5ویں روز انگلینڈ کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری ہے. انگلینڈ نے اب تک 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر 95 رنز بنا لیے ہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری ساؤتھ ہیمپٹن ٹیسٹ کا چوتھا روز بھی بارش کی نذر ہو گیا تھا، جس کے ساتھ ہی پاکستان کی سیریز جیتنے کی امیدیں بھی دم توڑ گئیں. ساؤتھ ہیمپٹن میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا، جہاں صرف 10.2 اوورز کا ہی کھیل ممکن ہو سکا. پاکستانی ٹیم نے 223 رنز 9 کھلاڑیوں کے آؤٹ پر چوتھے روز کھیل کا آغاز کیا تھا. آج سے ٹھیک 66 سال قبل قومی ٹیم نے انگلینڈ میں ٹیسٹ سیریز کے لیے پہلا دورہ کیا. اس دورے کے دوران پاکستان نے آخری میچ میں فتح کے ساتھ. ابھی ایک بریک اور حاضر ہوتے ہیں پھر کچھ ہی دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ.